एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम कुछ विशेष टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि UPSSC के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे और कुछ मुख्य टॉपिक इस तरीके से हैं। और एक चीज़ कि आज ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर 6 का जो कंटेंट आज हमने डिसाइड किया गया है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का जो दूसरा नियम है इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है इस पे चर्चा करेंगे। और अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल किसे कहते हैं, यही कुछ खास टॉपिक हैं। और इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुख्य बातें हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिया और उन तीनों का जिक्र एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम, कल हमने बता दिया था कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। और बल के बारे में हमने आपको बता दी कि बल क्या होता है, किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगता है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। कहीं न कहीं इन्हीं दो कंटेंट से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वाला जो 5वां वाला लेक्चर है उसको आप जाके देख लीजिएगा। और संपूर्ण लेक्चर 1 से लेकर 5 तक आप इस यूट्यूब एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है और इसी नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि दरअसल न्यूटन ने ही इस नियम को दिया था जिसके न्यूटन का प्रथम नियम कहा गया। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका बल के बारे में इन्होंने बताया। और बल क्या होता है, बल कैसे होता है, बल कहाँ लगता है, तो क्या स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया, न्यूटन ने खोज किए, इसी वजह से इसको न्यूटन का प्रथम नियम कहा गया। पहला नियम क्या है थोड़ा सा देखते हैं। प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और यह वस्तु स्थिर है। कैसी है, स्थिर है। यह स्थिर तब तक रहेगी जब तक इस पर किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन न किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु पिंड अपनी इसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, यह अपनी उसी पोजीशन में तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी को उन्होंने कहा कि पहला नियम ये है कि जब किसी वस्तु या पिंड पे हम बल लगाते हैं, मान लीजिए वो स्थिर है और स्थिर है तब तक स्थिर है जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक उसकी सिचुएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही नियम था प्रथम नियम। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य बल बाहरी बल है, जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, या ये समझ लीजिए कि एक समान गति से कर रहा है, या बाह्य बल नहीं लगाते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि मान लीजिए या वह एक समान गति से है या वह विरामावस्था में है, तो दोनों सिचुएशन में ये क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यह एक ही स्थान पर यह रुकी रहेगी, इसमें तब तक मूवमेंट नहीं होगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल काम न करे।
तो ये प्रथम नियम था किसका, न्यूटन का प्रथम नियम था। और प्रथम नियम में प्रथम नियम को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, ये पूछा जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से संबंधित है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम ऐसे समझ लिए, गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि पहला नियम क्या कहते हैं, जब तक किसी वस्तु पे हम बाह्य बल पर, जब किसी स्थिर वस्तु पर हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, यह नियम क्या कहता है, यह नियम ये कहता है कि दरअसल इसको फॉलो करता है फोर्स को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। F बराबर m इंटू ए। m क्या हो जाएगा, मास हो जाता है, मास होगा, या इसे द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा ए को त्वरण कहते हैं, त्वरण या एक्सीलरेशन। यह कब होगा, यह इसी नियम को फॉलो करता है। ये तब होगा जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा देते हैं, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा देते हैं जिसका मास m है और उसमें एक्सेलरेशन, यदि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ध्यान दीजिएगा जीरो है, तो उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे कि नहीं, देखिएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि, या ये कहिए कि F बराबर m इंटू के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिएगा, क्योंकि जब किसी भी वस्तु का जो मास होगा उस पे हम एक्सेलरेशन लगाएंगे, त्वरण लगाएंगे, तभी परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कब हो, किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से होगा, बल की वजह से। मान लीजिए कोई ये वस्तु है और इस पर हमने फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने पे क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब फोर्स नहीं होगा तो इसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब जो m इंटू ए है, किसी मास में एक्सेलरेशन तभी होगा जब वहाँ पे बल लगेगा। बल लगाने से उसी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जबकि पहला नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या एक समान गति से है तो उसी अवस्था में बराबर बनी रहेगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब उस पर हम कोई फोर्स लगा देंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा जो नियम है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। दरअसल जो तीसरा नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी इसे कहते हैं। क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। दरअसल क्या होता है कि जब हम क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अपोजिट में रिएक्शन होता है। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम कोई ये दीवार है, ये मोटी सी दीवार है, और इस दीवार पर जब हम इस दीवार पर चोट मारते हैं, क्या मारते हैं, चोट करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये भी एक तरीके का फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा और इससे एक और फोर्स लगेगा, जिसे क्रिया के
साथ में क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम कहा गया। क्या कहा गया है, न्यूटन का तीसरा नियम कहा गया। एक्शन का, या ऐसे समझिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। जो भी हम काम करेंगे, कहीं भी अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी शो करते हैं, तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो पहला नियम क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया और तीसरा भी क्लियर हो गया। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए जब किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, पहला नियम क्या कह रहा है कि कोई वस्तु अगर रुकी है या गति कर रही है विरामावस्था में तो उसी पोजीशन पे रहेगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि F बराबर m/a। किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसके मास में परिवर्तन हो जाएगा। मास के साथ साथ मास में परिवर्तन तब होगा जब एक्सीलरेशन लगेगा, और कब होगा, जब बल लगेगा। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि यह क्रिया का प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। जब हम फोर्स लगाएंगे किसी वस्तु पे तो वो क्या करता है, रिएक्शन देता है, वो एक्शन करेगा अपने खिलाफ में। ठीक है, तो ये हो गया 3 नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अभी केंद्रीय बल। अब ध्यान दीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल दरअसल होता क्या है। अभी का मतलब होता है केंद्र की तरफ। किधर होता है, केंद्र के तरफ। ठीक है, अभिकेंद्रीय। मान लीजिए दरअसल ये होता क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर मूवमेंट कर रहा है, ये वस्तु है, और वृत्तीय पथ पर ये गति कर रहा है बराबर, और इसी ट्रैक पे बराबर गति कर रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये लगातार इस पे इस तरीके से गति कर रहा है। और गति करने पर क्या होगा कि इसके सेंटर में, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर में आर होता है। क्या होता है, आर होता है, जिसे हम रेडियस कहेंगे। एक इधर होगी और दूसरा रेडियस सी हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जब हम किसी वस्तु को बराबर, आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग पत्थर जो है रस्सी से बांध के ऐसे घुमाते, और जब उस रस्सी को घुमाते तो क्या होता, वो बराबर अपने ही तरफ खींच के रहता था। याद करिए, जब वो घुमाते थे ऐसे ऐसे तो वो अपने ही तरफ खींच के रखता था। मतलब जिधर सेंटर होगा, जिधर क्या होगा, केंद्र होगा, मतलब केंद्र के प्रति ये बराबर क्या होगा, झुका रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, अभिकेंद्रीय बल कहा गया। यह बल बराबर अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या कर रहता है, घूमा रहता है। इसी को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर इसका हम फार्मूला कहें तो F बराबर mv² r क्या हो जाएगा, इसके बीच में ये जो रेडियस होता है ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और m क्या हो जाएगा, m क्या होगा, कोई मास होगा, m मास होगा। ध्यान दीजिएगा, m मास होगा जो इस पे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मास के साथ में v² का मतलब ये जो इस पे जो मास है ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और गति करते समय क्या करेगा, ये इसी डायरेक्शन पे मूवमेंट करता रहेगा, इसी से ये बंधा रहता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया, F बराबर mv² r। ये फार्मूला है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, क्या है, आपने मौत का कुआं देखा होगा, जो सर्कस में मौत का जो कुआं होता है वहाँ पे इसका जिक्र हुआ है। कैसे जिक्र हुआ है, जब वो मौत के कुएं में क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ पे होगा और ये बाइक लेता है, बाइक लेके क्या करता है, इसी पे बराबर यह मूवमेंट करता रहता है।
इसी पे यह बराबर मूवमेंट करता रहेगा। और इस वजह से मूवमेंट कर पाता है क्योंकि वो सेंटर की तरफ, यहाँ ये जो सेंटर है इसके तरफ बराबर वह खिंचा रहता है और अपने शरीर को उस डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमाए रहता है, अपने आप को उस डायरेक्शन में घुमाया रहता है, किधर, केंद्र की तरफ, जिससे वह बराबर इससे बंधा रहता है। क्या रहता है? बंधा रहता है। और इसी वजह से वो क्या करता है, बड़े आसानी से अपने काम को अंजाम दे देता है। तो इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बात समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ इसमें एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जब हम साइकिल से मोड़ पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? साइकिल पर मोड़ पे जाते हैं, तो वो साइकिल क्या करते हैं, उसको भी हम सेंटर की तरफ, एकदम केंद्र की तरफ क्या करते हैं, झुकाए रखते हैं। एकदम सेंटर की तरफ हम उसको झुकाए हुए रखते हैं, थोड़ा सा ढलान दे देते ताकि हमारी साइकिल गिरे ना। थोड़ा सा, अगर ज़्यादा गिरा दें तो गिर जाएंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा घुमाने का ये रीज़न होता है कि जो अभिकेंद्रीय बल है वह बराबर बना रहे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और बल होता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ठीक उसी का उल्टा है। दरअसल ये क्या होता है कि ये जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस वृत्त पर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ भी मूवमेंट कर रहा है, यहाँ भी मूवमेंट कर रहा है, तो जब ये सर्किल पे इसी पथ पे बराबर यह मूवमेंट कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो होता क्या है कि इसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। किधर लगता है? बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। अपकेंद्र, जो केंद्र से क्या हो, बाहर की तरफ लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह केंद्र से बाहर की तरफ रहेगा। किधर रहेगा? बाहर की तरफ यह केंद्र के रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल का यूज कहाँ है? थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका यूज क्या है? जब हम लोग मक्खन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं मथनी के द्वारा, तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें हमने दही लिया, और दही लेने के बाद क्या करेंगे कि जब हम इसको इस तरीके से मथते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मथते हैं, तो ये क्या करता है, अंदर की तरफ नहीं बल्कि यह बाहर की तरफ फेंकता है इसको। किधर? बाहर की तरफ फेंकता है। और वहाँ पे जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, देखिएगा, जब हम कार में घूमते हैं, वहाँ भी इसका यूज है। कैसे यूज है, थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह इस पोजीशन पे बैठा है दाहिने तरफ, और दाहिने पर बैठा है, और जब यह बैठा है तो ये जब गाड़ी घूमेगी तो ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ चला जाता है। इसका भी हम लोग इसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, दोनों में अंतर है। एक है अभिकेंद्रीय और दूसरा है अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय क्या होगा? सेंटर की तरफ झुकाव रहेगा। अपकेंद्रीय क्या होगा? बाहर की तरफ झुकाव रहेगा। तो दोनों में ये बड़ा बेसिक अंतर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आज के, और इन टॉपिक को आप देखते चलिए, और जल्दी हम प्रैक्टिस भी लेने वाले हैं। जितना टॉपिक हमने लगभग 6-7 लेक्चर में पढ़ा दिया है, उन सभी लेक्चरों में आपको दिया जाएगा जो अभी तक प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन पे हम लोग एक एक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।